मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार के पिछले करीब 10 वर्षों के कार्यों का दिया विवरण। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। रोहतक में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी की संयुक्त कार्यकर्ताओं की बैठक में जजपा नेता अजय चौटाला ने की शिरकत। कांग्रेस पर जजपा के खिलाफ दुष्प्रचार का लगाया आरोप। यमुनानगर में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों लोग भाजपा में हुए शामिल। कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में इनेलो नेता ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। और चुनाव आयोग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम जारी करने की दी हिदायत। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पार्टी पर उनकी सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बिना पर्ची खर्ची के 1,47,000 नौकरियां दी गई, वृद्धा सम्मान भत्ता बढ़ाया गया, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड भाजपा ने बनाए और 1,12,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के समय 1,000 रुपए बुजुर्गों की पेंशन थी, जबकि भाजपा सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का कार्य किया। 72 घंटे में फसल का भुगतान करके किसानों को लाभ भी भाजपा के समय में हुआ है। ज्यादा आयुष्मान कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसका लाभ ले रहे हैं। जिन्होंने इलाज कराया है लगभग 5,600 कुछ अमाउंट उसके इलाज के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार के अंदर सीधा पैसा किसान ने फसल बेची, 72 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है और लगभग 1,12,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। सिर्फ 2 फसलें ही, वो भी केंद्र खरीदता था। ये तो व्यवस्था करते थे, धान और जीरी की फसल केंद्र खरीदता था, ये व्यवस्था करते थे। परंतु हमारी सरकार के अंदर इन 10 वर्षों में किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। सीएम ने कहा कि बीजेपी के समय प्रदेश में 10 साल में 15 मेडिकल कॉलेज बने और 7 मेडिकल कॉलेजों का काम चल रहा है। महिला पुलिस थाने कांग्रेस के समय 2 थे, जबकि आज प्रदेश में 33 महिला थाने हैं। मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश के हर क्षेत्र में किए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा प्रेस वार्ता के दौरान की गई और उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश के लोगों से झूठ बोलने, गरीबों को अपमानित करने, भ्रष्टाचार और ठगने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। वह हुड्डा और कांग्रेस के अन्य नेता झूठ प्रचार से प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को रोकने का काम भाजपा ने किया और सेना में हरियाणा के 10% जवान हैं। राहुल और हुड्डा जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर अपना जवाब स्पष्ट करें। कांग्रेस के समय में किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश किया जाता था दिल्ली में बैठे। जिस प्रकार से परोस करके हमारे बड़े बड़े किसानों की जमीन को प्लेट के अंदर जा करके दे करके आते थे, ये भी जाता था। ये सुरजेवाला भी कहा यहाँ देते भाई, लग्जरी होटल के अंदर जाकर देते थे। ये आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दलितों के ऊपर किस प्रकार का अत्याचार, ये इन 10 वर्षों में इनकी सरकार के अंदर, चाहे मिर्चपुर का कांड है, चाहे गोहाना का कांड, इनकी सरकार के अंदर क्या हालात हुए हैं, कोई भूला नहीं है। हमारी सरकार के अंदर ना तो दलितों का, ना किसानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई गोली का कांड हुआ हो। ये 2 रुपए का चेक, ये कांग्रेस के लोगों को दिखाई देना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला साहब को भी दिखाई देना चाहिए। बड़ा नेता है, राहुल गांधी के पास बैठता है, इनको दिखना चाहिए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल करनाल में निकाले गए रोड शो में शिरकत की, जिसमें लोगों व पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के बाद पत्रकारों से बातचीत उन्होंने कहा कि लाडवा हल्के से चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि करनाल मेरा अपना क्षेत्र है और मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने मुख्यमंत्री के लाडवा से चुनाव लड़ने की बात कही थी। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मेरे से ज्यादा जानकारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और तीसरी बार फिर से प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, ईडी उन पर कार्रवाई करती है। यह मामला कोर्ट में चल रहा है और जैसा कोर्ट का दिशा निर्देश होता है वैसे कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अगस्त को हरियाणा में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं ही करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा है? और ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के जो हरियाणा के विकास की गति है, उस गति को और बढ़ाते हुए विकसित भारत में हरियाणा अपना प्रमुख भूमिका देगा। मैं धन्यवाद करूंगा सभी कार्यकर्ताओं का और करनाल के लोगों का कि जिन्होंने इस शोभा यात्रा में भरपूर आशीर्वाद और सहयोग दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी करनाल के लोगों का हमें ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा। ये अभी कल कार्यक्रम है, 1 तारीख को कार्यक्रम है, अभी जानकारी नहीं है। अमित शाह जी आएंगे हरियाणा के अंदर, स्वागत उनका जोरदार से हम करेंगे। लगातार आदरणीय अमित शाह जी के कार्यक्रम हरियाणा के अंदर रहेंगे। पूर्व सांसद सिमरतजीत सिंह मान द्वारा हाल ही करनाल में दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक वरिष्ठ नेता है, उन्हें भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए। रोहतक में आज हुई जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम की संयुक्त कार्यकर्ता बैठक में जजपा नेता अजय चौटाला ने शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटने का आह्वान किया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस दौरान अलग मुद्दे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को भी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि वह 4.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन में रही। वो गलती दोबारा नहीं होगी और हम जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जजपा के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वे कभी भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें व ओम प्रकाश चौटाला को जेल भिजवाने का काम किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में अजय चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मिलीभगत की राजनीति करने का आरोप लगाया। आज हमारे राजनीतिक विरोधी कांग्रेस पार्टी के लोग और खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा सहित के लोग इस बात को प्रचारित करने का काम करते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने और जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट मांगे थे और बाद में उन्हीं की झोली में जा बैठे। जननायक जनता पार्टी क्या भूपेंद्र हुड्डा की उस कांग्रेस को सपोर्ट करके जिसने दुष्यंत के बाप और दादा को बिना कसूर जेल भिजवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्व में भी चौधरी देवीलाल जी से लेकर के जननायक जनता पार्टी तक हमने समय समय पर साझा सरकार बनाने का काम किया। परंतु बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, एक सांसनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, एक दसने की आदत है, भूखा लगते ही दसने का काम करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए संकल्प पत्र समिति की बैठक कल शाम को रोहतक में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने की। उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र के लिए अभी तक 26,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के हर वर्ग के सुझाव मिले हैं, जिनमें किसान, युवा, महिला, श्रमिक, पूर्व सैनिक, अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के नागरिक शामिल हैं। बैठक में प्रदेश सिंचाई मंत्री डॉक्टर राव अभय सिंह ने प्रशासनिक सुधार व कर्मचारियों, विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने ओबीसी समाज, राज्यसभा सदस्य कृष्णलाल पवार ने अनुसूचित वर्ग, विधायक भव्य बिश्नोई ने खिलाड़ियों और युवा वर्ग से संबंधित विचार रखे।
ओपी धनखड़ ने बताया कि संकल्प पत्र कमेटी की अगली बैठक सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में होगी। सभी सुझावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए 10 सितंबर तक संकल्प पत्र तैयार हो जाएगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि समाज में सुधार के साथ साथ नई चुनौतियां भी आती हैं, इसलिए बीजेपी का संकल्प पत्र वर्तमान चुनौतियों, भविष्य की आकांक्षाओं के अनुरूप तथा बजट के अनुमान के मुताबिक होगा। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए कहा कि अन्य दल बजट का अनुमान लगाए बिना ही घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, इसलिए उनकी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती हैं। वहीं उम्मीदवारों की घोषणा पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में ही भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। ये भी मैं चाहता हूं मीडिया उसको मुद्दा बनाए कि जो केवल अनाउंसमेंट करते हैं और फिर फुर हो जाते हैं, सरकार बनने पर भी नहीं करते हैं, नहीं ज़्यादा सीटें लेने के लिए ऐसी झूठी अनाउंसमेंट करते हैं। क्या उस राज्य के बजट में, उस राज्य के उपलब्ध खुले बजट में ये पॉसिबल है? तो ये विषय भी हम घोषणा पत्र जो लोग बनाते हैं उसके साथ जरूर उठाने वाले हैं। तो हमारा घोषणा पत्र समयबद्ध रूप से काम करने वाला होगा। मुझे लगता है 1-2 दिन लगेंगे शायद, क्योंकि आज अध्यक्ष जी का भी ऐसा ही बयान है, किसको कहाँ लड़ना ये पार्टी तय करती है हमेशा। विधानसभा चुनाव से पहले यमुनानगर के जगाधरी में विभिन्न राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में गांव नागलपट्टी में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़ भाजपा का दामन थामा। वहीं गांव सलेमपुर खादर में बड़ी संख्या में ग्रामीण भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करवाए हैं। उसी का परिणाम है कि सैकड़ों लोगों ने भाजपा में अपना विश्वास जताया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यालय में विकास कार्यों के बारे में बताए। कांग्रेस के पास आज बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ करवाया ही नहीं। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। वो कहीं सरकार के कागजों में दिखाए, वो कहीं अपने भाषण में सुनाए देगा मैं इसके लिए प्रयास कर रहा। अगर उसका एक भाषण भी ये हो जिसमें वो ये कहे कि मैं खिदराबाद में बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं खिदराबाद में कॉलेज बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं खिदराबाद को तहसील बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं ब्लॉक बनाऊंगा, मैं बड़े ही मान लूंगा उसका। वो कहे एक बार कहे छतरौली में सब डिवीजन बनाऊंगा तो उसकी बड़ी ही मान लूंगा। वो एक बार ये कहे कि मैं ITI बनाऊंगा, मैं बड़ी ही मान लूंगा। पर मुझे भाषण मत दिखा दो कहीं। कल्पना भी नहीं थी, करना क्या था, सोचा भी नहीं था कभी को करना को। अच्छा 10 साल रही कांग्रेस की सरकार, तो 10 साल में कोई 5 काम तो बता दो, जो 10 नहीं बताते 5 बता दो। तो कुछ तो करे अभी होना चाहिए। योजना थी, वो दीपेंद्र हुड्डा जी है, वो कहे भाई 152 DB हमने ही सोच रखी थी, तो बताए तो दे कहाँ ने बनानी थी। वहाँ जितने हाईवे बने गए सारे दीपेंद्र हुड्डा ने सोच रखे थे, जितने काम हो गए सारे दीपेंद्र हुड्डा ने सोच रखे थे। आजकल कह रहा, तो मेरा ख्याल है इन बातों कोई अर्थ नहीं है। कोई न्यू बताओ, कुछ तो बता दो। चलो आपने सोच रखा था, आपकी सोच बहुत बड़ी थी, कोई 2-4 करे भी तो बता दो। अब सोचते ही रहे बैठे। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग खरगा कोर ने आज अंबाला छावनी में खरगा युद्ध स्मारक करपिन पार्वती घाटी में ट्रैकिंग अभियान के सफल समापन पर पाइन डिवीजन वॉरियर्स के अभियान दल का स्वागत किया। जीओसी ने दल के सदस्यों के सच्चे समर्पण और सीमावर्ती क्षेत्रों में साहसिकता और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देते हुए उनकी शानदार उपलब्धि के लिए टीम को बधाई दी। मेजर पुनीत कुमार के नेतृत्व में 15 सदस्यीय अभियान दल ने मड से अपना अभियान शुरू किया और पिन पास, मतलाई, ओडी, थैच, खीरगंगा और मणिकरण से गुजरते हुए पीन पार्वती घाटी से होते हुए आगे बढ़ा। टीम ने चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में 100 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई वाले इलाके को पार करते हुए 9 दिन के कम समय में इस कठिन अभियान को पूरा किया, जिसमें भारतीय सेना के सैनिकों की उल्लेखनीय सौहार्द भावना, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प देखने को मिला। कैथल में इनेलो पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिला पार्षद दीप बालू अपने हजारों समर्थकों के साथ कल किसान भवन में रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए। सुरजेवाला ने दीप बालू और उनके समर्थकों का कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव का बिगुल बजते ही प्रदेश के युवाओं और अन्य पार्टियों ने नेताओं में कांग्रेस में शामिल होने की होड़ लग गई है।
भाजपा की सरकार में प्रदेश का युवा दुखी और हताश है। भाजपा ने 10 साल में हरियाणा के प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। बेरोजगारी के कारण युवा जमीन बेचकर विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अग्निवीर के माध्यम से युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा है और अब आमूलचूल सत्ता परिवर्तन का संघर्ष ही युवाओं का रास्ता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने का फैसला हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस पार्टी की आवाज में आवाज जोड़कर अब इस संघर्ष को, युवा शक्ति के इस संघर्ष को हम मिलकर आगे ले जाएंगे और बीजेपी की सरकार को, जिसका अंत अब लोगों के गुस्से और कांग्रेस के प्रति लोगों के आशीर्वाद से तय है, उसको उखाड़ने में ये एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक एक गांव, एक एक नौजवान से मिलकर जमीनी स्तर तक संघर्ष करके, एक एक चुने हुए मेंबर पंचायत सबसे संपर्क करेंगे और उनको कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेंगे। कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, इसका फैसला श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और केंद्रीय चुनाव समिति करेंगे। दीप बालू ने कहा कि अगर हम अपने क्षेत्र को संवारना है तो क्षेत्र में हरियाणा की सत्ता को लाना होगा। करने का एक अहम मोटिव भी है। जितना हम भाई साहब को मजबूत करेंगे उतना ही हमारे इलाकों को मजबूत करेंगे। पहले भी मैं जिला परिषद के अंदर मैंने जो भ्रष्टाचार हुए उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो चाहे उसके बाद की बातें हो। अब मैं और मजबूती से साथ काम करूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का मेरे हाथ है और पहले भी वैसे मैंने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन अब भाई साहब के साथ मिलकर वो भी जितने कलात हल्के में जो भी विकास कार्य होंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि करोड़ों की राशि से लोहारू क्षेत्र की सभी नहरों को दोबारा निर्माण करवाकर टेल तक पूरा पानी किसानों को मिला है। आने वाले 5 साल में भी इससे ज्यादा विकास कार्य करवाए जाएंगे। वे जिला के लोहारू क्षेत्र के गांव गढ़वा, खरकड़ी, मोहिला, रुपाणा, बुद्ध शैली, मंढोली खुर्द व कालोद सहित अन्य गांवों में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के हित में बिना भेदभाव के कार्य किए हैं। लोहारू व भिवानी जिला पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की कर्म भूमि है, इसलिए लोहारू भिवानी की चौधर रोहतक में नहीं जाने दी जाएगी। लोहारू हर कार्यकर्ता को विधानसभा चुनाव में मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिना पर्ची व खर्ची के मेरिट के आधार पर योग्य युवाओं को नौकरियां मिली हैं। आज गरीब के घर के बच्चे भी हरियाणा में अधिकारी लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोहारू के अंदर मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया हुआ है, कार्यालय खोल दिए हैं। गाँव के अंदर जो जिस ढंग से हमारे किसान भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई हमारा समर्थन कर रहे हैं, इससे साफ हो गया है कि भिवानी के लोग, लोहारू के लोग, सिवानी के लोग स्वाभिमानी हैं। हम जो है हमने हरियाणा का विकास किया है, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा का निर्माण किया है। हम किसी के पिछले को नहीं बढ़ेंगे। हम अपने भाग्य का फैसला, आने वाली पीढ़ी का फैसला अपनी कलम से करेंगे। हम किसी के पीछे नहीं लगेंगे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश के किसानों और मजदूरों को राज में भागीदारी दिलाने के लिए उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया है। मजदूरों का देश निर्माण में अहम योगदान है, जबकि किसानों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। आगामी विधानसभा चुनाव में इनेलो व बसपा के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए हम दोनों पार्टियों ने बैठकर के फैसला किया कि मजदूर का किसान का राज में हिस्सा होना चाहिए और अब की बार मजदूर और किसान इकट्ठा होगा और मजदूर और किसान का राज बनेगा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां से हमेशा राजनीतिक बदलाव आए हैं। यहाँ बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा, मजदूर किसान का राज बनेगा और ये फिर पूरे देश में एक संदेश देगा कि हर राज्य में किसान और मजदूर का राज तो वो लोग करते हैं जिनको पता ही नहीं गेहूं कहां पैदा होती है, जो एसी में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हजारों हजारों करोड़ के मालिक हैं। उन लोगों को सत्ता से बाहर करना बहुत जरूरी है।
उधर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। आज पानीपत में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि सुनीता केजरीवाल बाढ़ड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं मनीष सिसोदिया व भगवंत मान सहित अनेक नेता हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। बाढ़ड़ा के अंदर जो दादरी जिले का विधानसभा है उसमें आएंगे और 3 बजे एक रैली को संबोधित करेंगी। इनके साथ साथ पानीपत में पंजाब के मुख्यमंत्री कल पानीपत में आएंगे और व्यापारियों का एक टाउन हॉल करेंगे। कल यहीं पे मनीष सिसोदिया जी फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में 5 बजे रोड शो करेंगे और 4 बजे अम्बाला के नारायणगढ़ के अंदर पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी एक रैली को संबोधित करेंगे। ये पहले 15 दिन के अंदर लगभग 40 रैली, रोड शो, टाउन हॉल का प्रोविजन किया है। प्रदेश में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया 5 से 12 सितंबर तक होगी। नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुनाहना के एसडीएम कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 8 सितंबर को रविवार होने के कारण नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी करवाने के लिए लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर जिला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से चुनाव संबंधी शिकायतों का तय समय में समाधान किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यों को सरल बनाने और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की पूर्ण सहभागिता के लिए मोबाइल ऐप शुरू किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और दिनांक 5 सितंबर 2024 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हाँ, नामांकन भरने के लिए जो ना फॉर्म 20 होता है, एक ओथ होती है, एक फॉर्म 26 होता है। उन पर जो ना उम्मीदवार से संबंधित पूर्ण जानकारी होती है, संपत्ति की, उनकी क्वालिफिकेशन की और उनको जो क्राइम रिकॉर्ड से संबंधित है सभी प्रकार की जानकारी उसके अंदर उम्मीदवार को देनी होती है। जैसे प्रदेश की महिला पहलवान विनेश फोगाट आज पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंची। यहां किसान नेताओं ने मंच पर उन्हें सम्मानित किया। किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर यहां कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हुई। विनेश ने कहा कि आज किसानों को धरने पर बैठे हुए 200 दिन हो गए हैं, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। विनेश फोगाट ने कहा कि आपकी बेटी आपके साथ है। विनेश ने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि किसानों की बात सुनी जाए और सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए। मैं भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। आपका आशीर्वाद तो मेरे पे हमेशा रहा है, लेकिन मैं एक किसान परिवार में जन्मी हूँ, आप लोगों के बीच में जन्मी हूँ। परमात्मा ने मुझे इतना नवाजा है इस चीज से, तो मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं आप सब के परिवार, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ और शुक्रगुजार रहूंगी परमात्मा का हमेशा इस बात के लिए। उन्होंने ऊंचे घरों में मुझे पैदा नहीं किया, मुझे संघर्ष के मैदानों में पैदा किया। उस संघर्ष के बीच में, उस संघर्षशील कौम के बीच में मैं बैठी हूँ, उस समाज के बीच में से मैं आई हूँ जिसने संघर्ष किया है। मेरी माँ से मैंने सीखा है हार नहीं माननी है और मैं आप सबसे भी यही सीख रही हूँ कि हमें हार नहीं मानना है, अपने हकों के लिए, अन्याय के खिलाफ में लड़ना है। अब तो 200 दिन पूरे हो गए हैं, मुझे लगता है और भी 200 दिन लग सकते हैं आपको। जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से हमारी सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने HSSC के ग्रुप C व D के परिणाम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने सभी परिणाम
चुनाव के बाद जारी करने की हिदायत की है। प्रदेश में लागू आचार संहिता के कारण अभी परिणाम जारी नहीं होगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप 56, 57, 1, 2 और हरियाणा पुलिस का परिणाम 6 अक्टूबर से पहले नहीं आ सकता। अगली सामान्य पात्रता परीक्षा अक्टूबर से दिसंबर 2024 के मध्य में ही करवाई जाएगी। ग्रुप डी के 2600 पदों का परिणाम भी विधानसभा चुनाव के बाद ही जारी किया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से सोशल मीडिया पर परिणामों के बारे में गलत प्रचार और जानकारी से भी सावधान रहने की हिदायत की। तो हमने भी पब्लिश किया, नई एडवर्टीजमेंट की, उसमें से 5 एग्जाम हो चुके हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 56, ग्रुप 57 और पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल, ये एग्जाम हो चुके हैं। इसमें पोस्ट का जो नंबर है वो 44,000 सब नंबर है, मतलब लेस देन 25,000। अगर एग्जैक्ट नंबर की मैं बात करूं 24,800 के आसपास के नंबर है जिन पोस्ट का अभी तक एग्जाम हो चुका है इन 5 एग्जाम्स। हम उसका रिजल्ट निकालने की स्टेज पे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से भी हम लोग बाउंड है, हमें वो कंप्लाई करनी है। तो इन केसेस का तो ये है कि 5 जो ग्रुप्स है वो हम इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंगली ही जो आया है मैं आपके साथ अभी शेयर करूँ। जो बाकी एग्जाम्स है, जो शेड्यूल दिया गया है वो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हो। उसमें स्किल टेस्ट भी है, जो स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंगली होंगे। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट है उनका PMT PST होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जिला न्यायपालिका को न्याय की प्रथम सीढ़ी बताते हुए कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने लोकतंत्र के संरक्षक के तौर पर अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाई है। जब कभी देश की सुरक्षा का सवाल आया है तो न्यायपालिका ने हमेशा राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मामले में जल्द न्याय देने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने बीते 1 दशक में न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिला न्यायपालिका में मूलभूत ढांचे को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का भी जिक्र किया। अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बने हैं। दूसरी ओर पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डाला। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि तीसरे चरण की ई-अदालत के लिए करीब 7,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें क्लाउड तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है। हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन में आज भाव दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते ने बतौर मुख्य अतिथि जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने शिरकत की। इस मौके पर 704 पुलिसकर्मी जनसेवा को समर्पित हुए। अपने बैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले 1.5 महीने से 4,500
4000 नए जवानों ने हरियाणा पुलिस को ज्वाइन किया है। इसमें हमें बल मिलेगा। आने वाले चुनाव में हमारी ताकत बढ़कर और बेहतर हो जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम रोकने में हमने पिछले समय में काफ़ी बड़ा काम किया है। पिछले सितंबर से इस साल जनवरी तक हमने 2660 साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। डिजिटल फ्रॉड होने पर 193 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर डीजीपी ने कहा कि उनके चुनावी को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं और गृह मंत्रालय की ओर से 70 कंपनियां हमें मिल चुकी हैं। चुनाव में धांधली को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय नाकेबंदी ऑपरेशनल हो चुकी है तथा लॉइंग स्क्वाड का गठन कर दिया गया है। महीने तक हम 25वें स्थान पर थे पैसे ब्लॉक करने में और उस पर काफ़ी बड़ी हमने एक योजना बनाई, उसके तहत काम किया और दिसंबर में बढ़ के दर 18% हुई, फरवरी में 27 और जुलाई महीने में 36% पर हम आए। यानी 36% जो ठगा गया पैसा था उसको ब्लॉक कराने में हम कामयाब रहे। गृह मंत्रालय ने हमें 70 कंपनियां भेज दी हैं हरियाणा में जो आ चुकी हैं और अपना काम कर रही हैं। वो इंटरस्टेट नाके ऑपरेशनल हो चुके हैं और इसमें जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं वो बन चुकी हैं। पासिंग आउट में भाग लेने वाले पुलिसकर्मियों ने कहा कि उन्हें समाज सेवा का जो अवसर मिला है उसका पूरी तरह से सदुपयोग करेंगे और कानून के दायरे में रहकर समाज को अपराध मुक्त व भय मुक्त करने का प्रयास करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान अगर हम ये सोच के ट्रेनिंग करेंगे ना कि हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं फिजिकली और मेंटली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही कभी भी किसी भी उस्ताद ने किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से परेशान किया। हमें हमेशा यही सीख दी कि आप जहाँ हो ना वहाँ अच्छे से काम करो, बस वहाँ पे अपना 100% दो। और मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग में यही ट्राई किया कि मैं कभी भी अपने उस्ताद को और अपने सीनियर्स को कभी भी निराश ना करूँ। और मैं 91 बैच रिक्रूट बेसिक कोर्स के में 2nd स्थान प्राप्त किया मैंने। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है और 2nd पोजीशन मिल गई तो जाहिर है कि खुशी बहुत हो रही है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। बहुत इम्प्रूवमेंट खुद में फील कर रहे हैं सर। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।